हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में 7th नंबर के पैराग्राफ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 8th। यहाँ से हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ में है इन 1900 एट द एज ऑफ 20। 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन की उम्र 21 साल हो गई थी, वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। इस टाइम पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली थी और अल्बर्ट आइंस्टीन इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड थे, यानी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स। उन्होंने काम किया था टीचिंग असिस्टेंट के रूप में भी, और वो एक प्राइवेट लेसन दिया करते थे। और बाद में क्या हुआ, फाइनली सेक्यूर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बॉर्न। और लास्ट में 1902 में उनको एक जॉब मिल गई, और जॉब थी टेक्निकल एक्सपर्ट की। और जिस ऑफिस में काम करते थे वो था पेटेंट ऑफिस था, कहाँ पर, बर्न। ये कोई प्लेस है, बर्न। वाई वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। जब वह दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को अपने यहाँ सबमिट किया करता है। इन्वेंशंस होती है खोज, और असेंसिंग होती है बच्चों जांचना। मतलब जो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में दूसरे लोगों की खोज को जांचने का काम करते थे, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। उनकी जितनी भी जांच आती थी इनके पास आती थी। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सेक्रेट। जिस टाइम पे आइंस्टीन वहाँ पर ये इन्वेंशन को असेसिंग का काम कर रहे थे, तो ये अपने खुद के आइडियाज डेवलप कर रहे थे उनको। ही सेड टू हैव ए जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। जिस डेस्क में ये उनके वर्क को रखा करते थे अपना काम करके, उस डेस्क को वो एक नाम दिया था जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसका मीनिंग होता है कि एक बड़ा कार्यालय जिसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स समा जाती है, थ्योरेटिकल फिजिक्स से रखी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों 9th नंबर का पैराग्राफ। ये इसमें है वन ऑफ द फेमस पेपर of 1905 Einstein especially theory of relative according to which time and distance are not absolute। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस पेपर था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो प्रयोग था, जो उन्होंने एक फेमस पेपर में प्रकाशित करवाया, और उस पेपर में जो टॉपिक था वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टू विच, उसके अकॉर्डिंग क्या थ्योरी दी उन्होंने, टाइम एंड डिस्टेंस। देखना अच्छे से, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी समय और दूरी एक जैसी नहीं होती है। इंडीड, वो कहते हैं कि इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after journey if one of them has been moving very fast relatively to other one। ये कहते हैं कि वास्तव में अगर हम दो बिल्कुल सही घड़ियों को, करेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स को साथ में रख दें, सेम टाइम लगाकर, तो वो करेक्ट टाइम नहीं देगी। दे कम टुगेदर अगेन, अगर उनको दोबारा साथ रखा जाएगा आफ्टर ए जर्नी, एक लॉन्ग मतलब जर्नी के बाद में दोनों घड़ियों की सुई, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिवली टू द अदर, उनमें से एक घड़ी दूसरे की बजाय फास्ट चलेगी। किसकी वजह से, रिलेटिविटी की वजह से। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला दिया, और जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, संबंध बिटवीन मास एंड एनर्जी। बाद में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें E का मीनिंग होता है एनर्जी। E स्टैंड फॉर एनर्जी, एंड M फॉर मास, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
जो ई बराबर एम सी स्क्वायर का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, ये इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है इन ए वैक्यूम व्हेन यू सिट। और इन्होंने एक लाइन लिखी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की ये लाइन है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहना चाह रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ में 2 घंटे बैठ जाते हो, इट सिम्स लाइक ए मिनट, तब ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ मिनट ही हुए हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, अगर आप किसी गर्म तवे पर 2 मिनट के लिए बैठ जाते हो, इट सिम लाइक 2 आवर्स, ये 2 घंटे के जैसे लगता है। दैट इज रिलेटिविटी, और यही उन्होंने रिलेटिविटी का संबंध माना है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrevealing। ठीक है, अब ये तो होगी अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो खोज की थी E बराबर एम सी स्क्वायर, और जब वो आइंस्टीन इस मोस्ट डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स को फिजिक्स में सोल्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होता, जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी, यानी कि जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो बड़ी अनरिवेलिंग हो गई थी, मतलब वो फेल होने वाली थी, या वो अपनी प्राइवेट लाइफ में वो परेशान होने लगे थे। Albert had wanted to marry Melia Wright after finishing his studies। जो लड़की उनको कॉलेज में मिली थी मेलिविया, उससे अल्बर्ट आइंस्टीन शादी करना चाहते थे, जल्द ही वो उससे मैरिज करना चाहते थे। बट हिज मदर, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ थी, वॉज अगेंस्ट हिज, इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलिविया, उसकी माँ ये मानती थी कि मिलिविया हु वाज 3 years older than her son, जो अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, उसके लिए बड़ी है। She was also bothered by Millivia's intelligence, और जो उसकी मदर थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, वो मिलिविया की जो इंटेलिजेंसी थी, उससे भी वो परेशान थी। वो कहते हैं कि सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और जब उसकी माँ ने मना कर दिया, तो आइंस्टीन ने क्या किया, शादी को पोस्टपोन कर दी, ऑफ कर दी एक बार। नेक्स्ट, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और लास्ट में जो ये जोड़ा था पेयर, इन्होंने 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, इनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों के बाद में जो मैरिज थी, वो शादी थी, फेल्टर, ये कमज़ोर पड़ने लगी थी, बिकम वीक, कमज़ोर पड़ने लगी थी। मिलिविया मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। और मीनवाइल, इसी बीच में क्या हुआ, मिलिविया वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो भी बढ़ने लगी थी। और वो क्या थे, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और जो ये कह सकते हैं कि वो हाउस वाइफ का जो अपना काम थी, वो परफेक्ट रूप से नहीं कर रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों की जो लड़ाई थी, उनके आपसी मतभेद थे, वो चलते रहे। द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, 1919 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा विद सेम ईयर, और उसी साल में, मतलब 1919 में ही, सेम ईयर 1919 में आइंस्टीन ने उनकी कजन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्साइन विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, जो उनका जो पर्सनल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यानी उन्होंने दोबारा जो शादी की थी, उसी के साथ में हिज राइज टू वर्ल्ड, वो दुनिया में फेमस हो गए थे, यानी उनको एक नई चीज़ और मिल गई थी, नया आविष्कार और मिल गया था। वो क्या था, इन 1915, 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी पे अपनी एक जनरल थ्योरी पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड एन न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और उसी वजह से ग्रेविटी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण, एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ। ब्रोड द प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, उससे ये प्रूफ हो गया कि आइंस्टीन ने जो खोज की थी रिलेटिविटी की, ये वास्तव में एक्यूरेट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ द विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटी फील्ड। आइंस्टीन ने क्या किया,
हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, उसने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में, बहुत पहले ही, विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। वो ये था कि फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार, कि जो तारे स्थिर होते हैं, फिक्स्ड स्टार्स के जो तारे होते हैं और जो उन तारों की जो लाइट होती है, फिक्स्ड स्टार्स लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार, मतलब फिक्स स्थिर तारों से जो भी लाइट निकलती है वुड बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट होता है थ्रू द सन्स ग्रेविटी, कि सूर्य की जो ग्रेविटी होती है उससे वो कितनी ज़्यादा प्रभावित होती है। न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उसके कार्य के लिए घोषणा की ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उन्होंने कहा कि ये जो आइंस्टीन ने खोज किया ये विज्ञान के दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन है, एक नई क्रांति है। 30 नंबर का पैराग्राफ है, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honors and invitations from all over world and loaded by the press, मतलब दुनिया भर के प्रेस वाले उसके वहाँ पर आए और शोवर्ड द honors, सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। इन्वाइटेशन, कई सारे निमंत्रण को मिलने के ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। 14 है, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, अब बात है जर्मनी की। जर्मनी में कुछ एक बार नाजीवाद का उदय हुआ 1933 में, 1933 में। आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब जर्मनी में नाजीवाद फैला, नाजीज आए, तो आइंस्टीन वहाँ से एमिग्रेटेड द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने उस देश को छोड़कर अपना नया देश बना लिया, वो था यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में आ गए। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद में, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन had American physics in an uproar। 5 साल बाद में न्यूक्लियर बम की खोज की गई बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन ए अप्रोयर, जो अमेरिका के जो फिजिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, ये फिजिसिस्ट, वो बड़े परेशान हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम द फासिस्ट, उनमें कई तो लोग थे जो फासिज्म से बहुत ज़्यादा डर कर भाग गए थे, जस्ट एज आइंस्टीन है, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, क्योंकि वो भी डर कर भागे थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस, और वो अब नाजिस से इसलिए ज़्यादा डर रहे थे, कुड विल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, कि जो नाजी है, नाजीवादी जो लोग हैं, वो एक एटम बम का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, at the urging of Galileo, Einstein wrote a letter to the American President Franklin Roosevelt on 2 अगस्त 1939। अर्गिंग होता है निवेदन करने पर, गैलीलियो होता है दोस्त या फ्रेंड। आइंस्टीन के एक दोस्त ने आइंस्टीन से एक निवेदन किया, उनके निवेदन आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को। उसमें उन्होंने लिखा इन विच ही वार्न, और चेतावनी दी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर आप एटम बम बनाते हो तो इस टाइप का ओनली सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन पॉट, पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, विनाश कर सकता है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट ऑफ टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, पूरे पोर्ट के साथ में वहाँ पर जितने भी आस पड़ोस का एरिया है, सराउंडिंग टेरिटरी, उसको भी वो बिल्कुल नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect, लेकिन उसके शब्दों का प्रेसिडेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटम बम इन ए सेक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन, अमेरिकन ने अपने खुद के एक सेक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में एटम बम का निर्माण कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और इन्होंने अमेरिकियों ने जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में वो बम गिरा दिया। उसके बाद में आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए
तो आइंस्टीन इससे बहुत ज़्यादा दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव द यूनाइटेड नेशंस। और उसने उस टाइम पे दुनिया का जो एक संघ था जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं उनके लिए उन्होंने लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं उनके लिए उन्होंने एक बात कही। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट को भी उन्होंने ये पत्र लिखा। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा इससे। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाली डिकेड्स में, आने वाली दशाब्दियों में आइंस्टीन गोट एवर मोर इवॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन खुद पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड द आर्म्स बिल्डिंग एंड यूजिंग द पॉपुलरिटी ऑफ कैंपेन फॉर पीस एंड ए डेमोक्रेसी। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ आर्म्स बिल्डिंग, जब वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे थे तो खुद ही वो कहते, उनका एक मानना था कि एंड द आर्म्स बिल्ड अप, शस्त्रों के निर्माण को रोका जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और जो उसकी प्रसिद्धि थी उसका वो यूज करने लगे कि इसमें टू कैंपेन फॉर पीस, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए अभियान चलाकर। When Einstein died in 1955 at the age of 76 की एज में 1955 में आइंस्टीन की डेथ हो गई थी। He was celebrated as a visionary and the world citizen, उनकी डेथ को सेलिब्रेट किया गया था विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन के रूप, मान्यता के रूप में, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और उतना ही माना गया कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थी, एक साइंटिफिक प्रतिभा थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।